हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में देखने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में भी देखेंगे। एक अभ्यास प्रश्न को देखेंगे जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में हर दिन की तरह झारखंड से रिलेटेड ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किन 2 जिलों में रीजनल हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए कोडरमा व पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी रांची व चतरा, ऑप्शन सी बोकारो व गोड्डा अथवा ऑप्शन डी कोडरमा व चतरा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी कोडरमा व चतरा में रीजनल हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर झारखंड सरकार द्वारा खोला जाएगा। और अभी तक मात्र धनबाद में ही रीजनल हैवी ड्राइविंग सेंटर यानी ट्रेनिंग सेंटर वर्तमान में है। ये 2 कोडरमा और चतरा में खुल जाने के बाद कुल रीजनल हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की संख्या हो जाएगी 3। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के कोडरमा और चतरा ज़िले में परिवहन विभाग द्वारा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने वैपिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोराबादी रांची द्वारा योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक अनुमोदन किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में सिर्फ धनबाद ही एक ऐसा ज़िला है जहां हेवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सरकारी तौर पर कार्यरत है और संचालित है। और यहीं से किसी को आवश्यकता पड़ने पर हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस लिया जाता है। आपको बता दें कि हैवी व्हीकल का लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों का धनबाद में ही ट्रायल लिया जाता है और इसके बाद लाइसेंस जारी किया जाता है धनबाद से ही। और कोडरमा और चतरा में खुलने के बाद अब झारखंड में कुल रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की संख्या हो जाएगी 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान ने 15 जुलाई 2023 को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए NIT आदित्यपुर, ऑप्शन बी BIT सिंदरी, ऑप्शन सी BIT मेसरा अथवा ऑप्शन डी IIT ISM धनबाद। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी BIT मेसरा ने अपना 69वां स्थापना दिवस 15 जुलाई 2023 को मनाया है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मेसरा में स्थित है, इसने 2 दिवसीय 69वां स्थापना दिवस 15 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया। यानी 15 और 16 जुलाई को BIT मेसरा में स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और CM हेमंत सोरेन शामिल हो गए थे। आइए आपको बताते हैं कि BIT मेसरा के बारे में। आपको बता दें कि BIT मेसरा रांची में स्थित है और यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1955 को की गई थी उद्योगपति ब्रजमोहन बेड़ा के द्वारा। इसके अलावा बता दें कि मुख्य परिसर जो कि रांची में स्थित है BIT मेसरा, इसके अलावा देश के अन्य शहरों में और कुछ सेंटर्स दूसरे देशों में भी है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में जो सेंटर है वह है लालपुर रांची में, इसके अलावा इलाहाबाद, कोलकाता, नोएडा, जयपुर, चेन्नई, पटना और देवघर में BIT मेसरा का भारतीय एक्सटेंशन काउंटर भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर्स भी है जो बहरीन, मस्कट, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरिशस में है। आपको बता दें कि इसका मुख्य परिसर 780 एकड़ में फैला हुआ है और जुमार और स्वर्णरेखा नदियों के संगम पर मेसरा गांव में BIT मेसरा स्थित है। चलिए देखते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न को।
CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन, जिसका उद्घाटन 14 जुलाई 2023 को किया गया, किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी बिरसा केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी सिद्धू कानू केंद्रीय पुस्तकालय अथवा ऑप्शन डी तिलका केंद्रीय पुस्तकालय। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नवनिर्मित लाइब्रेरी को। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि झारखंड रांची में स्थित है, यहाँ पे नवनिर्मित यानी नया पुस्तकालय बनाया गया है। इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2023 को किया गया। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर क्षितिभूषण दास ने किया। क्षितिभूषण दास बता दें कि CUG के वाइस चांसलर हैं वर्तमान में। रांची के मनातू में स्थित विश्वविद्यालय का यह पुस्तकालय भवन अब विवेकानंद पुस्तकालय यानी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि इसका कुल एरिया यानी क्षेत्रफल है 7000 स्क्वायर मीटर और कुल कैपेसिटी होगा इस पुस्तकालय का 1500 छात्र, यानी 1500 छात्र एक साथ बैठकर लाइब्रेरी में अध्ययन कर पाएंगे। इस पुस्तकालय में वर्तमान में विभिन्न विषयों की करीब 36,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा जर्नल्स 6500 से भी अधिक हैं और इसके अलावा लाइब्रेरी में एक सभागार यानी ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें सेमिनार व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में स्थित बेलभद्री पहाड़ से निकलने वाला रक्त की तरह दिखने वाला लाल पानी के कारण बेलभद्री पहाड़ काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है? ऑप्शन ए दलमा, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी साहेबगंज अथवा ऑप्शन डी पारसनाथ। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी साहेबगंज जिला में बेलभद्री पहाड़ी है, जहाँ से लाल रक्त की तरह पानी निकल रहा है और वर्तमान में यह काफ़ी चर्चा में है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के साहेबगंज जिले में मिर्जा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कीर्तनिया में स्थित बेलभद्री पहाड़ी है, जहां से लाल रक्त की तरह दिखने वाला लाल पानी लगातार बह रहा है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत सिंह ने इस बारे में बताया कि यह एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में मोरोम का भंडार है और अंग्रेजी का मोरोम शब्द छोटा नागपुर का पर्याय ललगुटवा से है और यह लाल रंग का होता है, जो पानी को लाल करता है। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट ने बताया कि इस पानी में हैवी मिनरल्स हो या कुछ ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अतः इसे बच्चों से या हाथ से छूने की आवश्यकता नहीं है, यानी बच्चों से इसे दूर रखना है और यह हानिकारक भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि लैब में इस लाल पानी की जांच से ही सारी बातें स्पष्ट हो सकती है। यह भी संभव है कि इससे अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की भी आवश्यकता है। चूँकि दोस्तों राजमहल क्षेत्र में है, राजमहल पहाड़ी के आसपास का एरिया है, इसलिए आपको बता दें कि राजमहल पहाड़ी श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है और भूगर्भ शास्त्रियों को इस पहाड़ी श्रृंखला का प्राचीनता को लेकर कई पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। राजमहल के जंगल और पहाड़ियों में अब तक कई ऐसे अवशेष भी मिल चुके हैं, जिससे इसके हिमालय से भी पूर्व और जुरासिक काल से भी पुराना होने की बात की जानकारी मिलती है। राजमहल पहाड़ी फॉसिल्स के साथ बेशकीमती खनिज और रत्न के लिए भी चर्चा में रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहे वैज्ञानिक सोहन यादव किस संस्थान से जुड़े हैं? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन ए BAU, ऑप्शन सी NML अथवा ऑप्शन डी इसरो। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इसरो से जुड़े हुए हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। इसके वैज्ञानिक हैं ये, आइए इनके बारे में जानते हैं। बता दें कि तोरपा के तपकरा गांव निवासी वैज्ञानिक सोहन यादव भी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। वह ऑर्बिटर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग टीम में शामिल रहे हैं। सोहन मिशन गंगा
गगनयान से भी जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय समयानुसार दिन 2:35 पर एलवीएम M3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था यह चंद्रयान-3। सोहन यादव पिछले 7 सालों से इसरो से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल से इंजीनियरिंग करने के बाद वह 2016 में इसरो से जुड़ गए थे। आइए देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। प्रभाकर मिश्रा जिनका निधन 14 जुलाई 2023 को रांची में हो गया, किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट अथवा ऑप्शन डी तीरंदाजी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी फुटबॉल। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि देश के बड़े फुटबॉल खिलाड़ी रहे झारखंड फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले 75 वर्षीय प्रभाकर मिश्रा का 14 जुलाई 2023 को रांची में निधन हो गया। बता दें कि 1977 में उन्होंने फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2002 में वह HEC से रिटायर हुए थे। उसके बाद लगातार कोचिंग का कार्य कर रहे थे। 1966 में प्रभाकर मिश्रा ने मुंगेर बिहार से फुटबॉल के अपने कैरियर की शुरुआत की थी। दोस्तों आइए अब बारी है वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को जानने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई जनजातीय गौरव नामक पुस्तक का लोकार्पण अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया? इसका उत्तर है सच्चिदानंद जोशी और सत्येंद्र सिंह। दूसरा प्रश्न है, झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के झार जल मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग के साथ किन 2 मासिक पत्रिका का भी विमोचन किया गया था? इसका उत्तर है दोस्तों झार जल संदेश और मेघ पुष्प। ये 2 ऐसा पत्रिका है जिसका विमोचन किया गया था हाल ही में। झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिस समय झार जल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, यानी झार जल मोबाइल ऐप और झार जल संदेश और मेघ पुष्पा का विमोचन साथ ही किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड के सरकारी स्कूलों में योग से संबंधित कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? इसका उत्तर है योग में झारखंड। योग में झारखंड नाम से झारखंड में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि योग को हर जगह पहुंचाया जा सके, विशेषकर स्कूलों में इसका प्रचार प्रसार किया जा सके और बच्चों को योग के बारे में बताया जा सके, उसके लाभों को बताया जा सके। झारखंड के किस शहर में स्वच्छता उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? इसका उत्तर है रांची। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका उत्तर है पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है वन लाइनर के बाद अब बारी है दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में किस जिले में सबसे ज़्यादा किचन गार्डन बनाया जाएगा? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी दुमका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में अवश्य करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिशनल जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव कब कराए गए थे? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015 अथवा ऑप्शन डी 2022। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010। झारखंड में पहली बार यानी झारखंड गठन के बाद पहली बार चुनाव कराया गया था, यानी पंचायत चुनाव कराया गया था 2010 में। अब तक कुल 3 पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं झारखंड में। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव 2010 में कराए गए थे और अब तक कुल 3 बार पंचायत चुनाव झारखंड गठन के बाद कराए जा चुके हैं। पहली बार कराया गया था दिसंबर 2010 में, दूसरी बार दिसंबर 2015 में और तीसरी बार मई 2022 में पंचायत चुनाव झारखंड में कराया गया। बता दें कि मई 2022 में राज्य के 24 जिले के 264 प्रखंड के में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 थी, यानी 4345 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव कराया गया। आपको बता दें कि इस दौरान निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई थी, जिसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए 14,000 रुपये
अधिकतम सीमा थी। वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए 85,000 रुपये, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 71,000 रुपये और जिला परिषद के सदस्य के प्रत्याशी के लिए 2,14,000 रुपये व्यय की सीमा निर्धारित की गई थी। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके को। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी हजारीबाग एवं रांची के पठार को दो भागों में बांट देती है यानी विभाजित करती है? इसका उत्तर है दामोदर नदी। आपको बता दें कि हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में स्थित है दामोदर नदी और यह क्षेत्र झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है। यानी हजारीबाग और रांची का पठार, जिसे मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं, यह दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार झारखंड का है पाट का पठार यानी पाट क्षेत्र वाला एरिया, जिसकी ऊंचाई अगर आपको बात करें दोस्तों हजारीबाग और रांची के पठार की ऊंचाई की, तो यह लगभग 600 मीटर है। वहीं पाट क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। अगला प्रश्न है, सबर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? इसका उत्तर है कृषि वन उत्पाद संग्रह करते हैं और इसके अलावा मजदूरी। यानी मुख्य रूप से सबर जनजाति के लोगों का पेशा है कृषि करना, वन उत्पादों का संग्रह करना और मजदूरी करना। आपको बता दें कि सबरों का सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण है यानी सबसे ज़्यादा इनका जो बसावट है वह सिंहभूम वाले क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है हजारीबाग झारखंड का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है। वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान की बात करें तो यह नेतरहाट है। सर्वाधिक ठंडा स्थान भी नेतरहाट है। इसके अलावा सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ रहकर तैयार की थी? इसका उत्तर है दोस्तों रांची। आपको बता दें कि चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था बिहार में, चंपारण ज़िले में। उसकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी वह महात्मा गांधी के द्वारा रांची में ही तैयार की गई थी। और रांची आगमन महात्मा गांधी का पहली बार हुआ था जून 1917 में। यानी 3 जून 1917 को महात्मा गांधी पहली बार रांची आए थे। इसी दौरान उन्होंने चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में रहकर तैयार की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रांची से उपराजधानी दुमका जाने के क्रम में कम से कम कितने जिलों को पार करना होगा? इसका उत्तर है 5। प्रश्न है दोस्तों फिर से एक बार बता दें कि अगर आप रांची से उपराजधानी दुमका जा रहे हैं तो कम से कम यानी मिनिमम कितने जिलों को क्रॉस करके आपको जाना होगा? तो इसका उत्तर है अगर रांची और दुमका को जोड़ ले तो 5, अन्यथा बीच के जो 3 राज्य हैं उनसे तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये कम से कम की बात है। आइए इसे हम देखते हैं मैप के माध्यम से। दोस्तों यह है झारखंड का मैप। आपको बता दें कि यह है रांची। अगर आपको दुमका जाना है तो मिनिमम बीच में 3 ज़िले पड़ते हैं और ये 3 ज़िले हैं दोस्तों। आपको बता दें कि सबसे पहले ये रांची के बाद आपको जाना पड़ेगा हजारीबाग। हजारीबाग के बाद ये क्षेत्र गिरिडीह के बाद देवघर, उसके बाद आप पहुंच सकते हैं दुमका। इस तरह कुल 3 जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा मिनिमम। दोस्तों अगर इस रूट को आप फॉलो करते हैं तो बीच में 4 ज़िले पड़ जाएंगे और ये 4 ज़िले हैं। ये है दोस्तों, आपको बता दें कि रामगढ़, फिर बोकारो, फिर धनबाद और फिर जामताड़ा। उसके बाद आप पहुंच पाएंगे दुमका। और इस क्षेत्र से अगर आप जाते हैं तो बीच में 4 जिलों को क्रॉस करना पड़ेगा और इस रूट से 3 जिलों को। तो ये था दोस्तों प्रश्न। एक बार दोस्तों प्रश्न आपको फिर रिपीट कर दें कि रांची से उपराजधानी दुमका जाने के क्रम में कम से कम कितने जिलों को स्पर्श करना होगा या कितने जिलों को क्रॉस करके जाना होगा? तो इसका उत्तर है 5 जिला। और यह 5 जिला रांची और दुमका को अगर जोड़ दे तो वो होता है रांची, फिर हजारीबाग, फिर गिरिडीह, फिर देवघर, फिर दुमका।
यह है दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।